हेलो एवरीवन, आज की इस लेक्चर में हम बात करेंगे लिटरेरी टर्म के बारे में। लिटरेरी टर्म होता क्या है और फिगर ऑफ स्पीच क्या होता है, हाइपरबोली क्या होता है, पैराडॉक्स क्या होता है, ये सारे चीज़ के बारे में डिटेल में चर्चा करेंगे। तो जैसा कि आप लोग जानते होंगे, अभी पार्ट 1 का एग्ज़ाम ललित नारायण मिथिला यूनिवर्सिटी में 1 महीने बाद होने वाला है, 22 से 25 सेशन वालों का। तो वो अभी जैसा कि आप लोग जानते होंगे कि अभी पार्ट 2 का एग्ज़ाम चल रहा है, उसके तुरंत बाद पार्ट 1 का एग्ज़ाम लिया जाएगा। तो हम उसी लिटरेरी टर्म को कवर करेंगे जो इन एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और 11 से 12 लिटरेरी टर्म जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले हम जानते हैं लिटरेरी टर्म का यूज़ होता क्यों है और ये होता क्या है। तो देखिए, लिटरेरी टर्म जितने होते हैं उस सब का यूज़ इसलिए किया जाता है कि कोई भी वर्क पोएट द्वारा लिखा गया है, जो भी पोएट लिखते हैं कोई वर्क को या कोई पोएम को, तो ताकि उसमें एक सिस्टम फॉलो किए जाए और ताकि वो काफ़ी अच्छा लगे वो पढ़ने में। इसके बाद फिगर ऑफ स्पीच होता क्या है। तो देखिए, फिगर ऑफ स्पीच का मतलब होता है अलंकार, और अलंकार का मतलब होता है कि देखिए, जैसे शादी वगैरह में स्त्री वगैरह जो होती है, जो भी लेडीज़ वगैरह होती है, वो काफ़ी मेकअप करती है, काफ़ी सुंदर दिखने के लिए वो ज्वेलरी वगैरह पहनती है। इसी प्रकार कोई भी पोएम को सुंदर बनाने के लिए फिगर ऑफ स्पीच का यूज़ किया जाता है, लिटरेरी टर्म का यूज़ किया जाता है, ताकि वो वर्क जो है काफ़ी अच्छा लगे, पढ़ने में काफ़ी अच्छा दिखे। तो बाबू, यहाँ पे फोकस फ़ोटो पर नहीं, नोटों पर होना चाहिए, याद रखिएगा। ज़्यादा फोकस फ़ोटो पे नहीं करना है, क्योंकि जब अच्छे से आप पढ़ाई कीजिएगा तो सारा कुछ आपको मिल जाएगा। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं और शुरू करते हैं लेक्चर को। तो देखिए, पहला हमको लिटरेरी टर्म पढ़ना है हाइपरबली। इसको क्या प्रोनाउंस करते हैं? हाइपरबली। हाइपर बोल नहीं बोलना है, क्योंकि गलत होता है। हाइपरबली इसको यूज़ करना है, ठीक। अब देखिए, हाइपरबली होता क्या है, तो चलिए इसका डिफिनेशन देख लेते हैं। तो देखिए, आपके पार्ट 1 के एग्ज़ाम में ये सारे जो जितने भी लिटरेरी टर्म होते हैं, अढ़ाई अढ़ाई मार्क्स के आते हैं और पेपर 2 में आते हैं और 10 नंबर का पूछा जाता है। इसलिए अच्छे से इसको याद करना है, ट्रिक से याद करना है, ताकि आप लिख पाए। तो देखिए, हाइपरबोली क्या है? अ फिगर ऑफ स्पीच। अ हाइपरबोली इज अ फिगर ऑफ स्पीच। यह एक अलंकार है। इन विच एन एक्सरेशन, जिसमें किसी चीज़ को बढ़ा चढ़ा के, एक्सरेशन का मतलब होता है किसी चीज़ को, इन विच जिसमें बढ़ा चढ़ा के किसको दिखाया जाता है? किसी को बड़ा दिखाने के लिए किया जाता है, या किसी को छोटा दिखाने के लिए किया जाता है, या किसी को बेटर, बहुत ही अच्छा दिखाने के लिए किया जाता है, या किसी को ख़राब दिखाने के लिए किया जाता है। तो पहले तो आप ये समझिए कि हाइपरबोली का हिंदी होता है अतिशयोक्ति अलंकार, और हाइपरबोली क्या होता है? एक फिगर ऑफ स्पीच है, ठीक है, एक अलंकार है जिसमें हम किसी चीज़ को बड़ा दिखाने के लिए, किसी चीज़ को छोटा दिखाने के लिए, कम दिखाने के लिए, किसी चीज़ को बहुत ही अच्छा दिखाने के लिए, किसी चीज़ को ख़राब दिखाने के लिए इसका यूज़ करते हैं। और यहाँ पे एक्सरेशन का मतलब होता है कि बढ़ा चढ़ा कर। तो जैसा कि यहाँ पे हम देखते हैं एग्जाम्पल में, माई ब्रदर इज़ अ स्ट्रॉन्गर दैन आयरन। यहाँ पे मेरा ब्रदर कभी भी आयरन से बड़ा हो सकता है। आप लोग एक गाना सुने होंगे कि क्या गाना था? सदियों ये ज़माना याद रखेगा यार तेरी बेवफाई। क्या यहाँ पे बढ़ा चढ़ा के नहीं बोला गया? सदियों ये ज़माना याद रखेगा यार तेरी बेवफाई। किसी के पास इतना टाइम है कि किसी की बेवफाई याद करने का है? नहीं ना है टाइम। तो ये तो गलत है। इसमें बढ़ा चढ़ा के बताया गया है कि हाँ, कि सदियों ये ज़माना याद रखेगा यार तेरी बेवफाई। तो इसी के साथ साथ एक और गाना है जिसमें मतलब फेंकता है, जैसे कि वो था, लाखों आशिक मर जाते हैं मेरी एक मुस्कान पे। भाई, किसी के पास क्या मर जाएंगे? क्यों मर जाएंगे भाई? यहाँ पे फेंक रहा है कि मतलब लाखों आशिक मर जाएंगे मेरी एक मुस्कान में। क्यों मरेगा? ये तुम्हारे अलावा कोई इंसान नहीं है इस दुनिया में। तो यहाँ पे क्या फेंक रहा है? इसी प्रकार हाइपरबोली में भी फेंका जाता है, बढ़ा चढ़ा के बताया जाता है। यहाँ पे जैसे कि यहाँ पे बोला है, आई टोल्ड यू दिस आंसर 100 टाइम। जैसे कोई टीचर होता है और जो गुस्से में रहता है तो क्या बोलता है? मैं तुम्हें इसका आंसर 75 बार, 50 बार, 100 बार, 100 बार, कितना भी बार बता चुका हूँ। तुम्हें मैं इसका आंसर 50 बार बता चुका हूँ, लेकिन तुम्हें समझ में नहीं आता है। लेकिन जबकि वो जो आंसर बताए रहते 2 से 3 बार बताए रहते मैक्सिमम, और वो बोलते हैं मैं तुम्हें इसका आंसर 100 बार बता चुका हूँ। ऐसा नहीं ना, 100 बार बताया है। तो यहाँ पे वो बढ़ा चढ़ा के बोल रहा है उस बात को कि हाँ, मैं तुम्हें इसका आंसर 100 बार बता चुका हूँ। यहाँ पे फिर बोल रहा है एग्जाम्पल 3 में, माई फ्रेंड इज़ टॉलर देन बुर्ज खलीफा। क्या किसी का कोई इंसान बड़ा हो सकता है बुर्ज खलीफा से? नहीं ना हो सकता। लेकिन वहाँ पे बोला जा रहा है उसके बारे में, उसको बढ़ा चढ़ा के बताया जा रहा है कि मेरा जो दोस्त है ना, बहुत बड़ा है, मतलब बुर्ज खलीफा से भी बड़ा है, जो कि कभी जो औकात से बाहर वाला बात है। ये बात सब ना हमेशा ऊपर वाली बात होती है, आउट ऑफ माइंड वाली, जो कि कभी होगा ही नहीं। और जो कभी होगा नहीं उसको ही हाइपरबोली कहते हैं। जिस चीज़ को बढ़ा चढ़ा के बोला जाए उसे क्या कहते हैं? हाइपरबोली। उसके बाद एग्जाम्पल 4 में क्या है? ही इज़ रनिंग फास्टर दैन विंड। अब देखिए, कोई इंसान जो है कभी फास्ट हो सकता है कि कभी फास्ट हो सकता है या हवा से तेज़ हो सकता है, लेकिन वहाँ पे बताया जा रहा है ही इज़ रनिंग फास्टर दैन विंड।
ऐसा कभी नहीं हो सकता, जो चीज़ हो ही नहीं सकता उसी का नाम है हाइपरबली, अतिशयोक्ति अलंकार। ठीक है, अभी अतिशयोक्ति अलंकार का इतना बड़ा डिफिनेशन सर कैसे याद रखेंगे, तो देखिए सारे डिफिनेशन में इतना तो सेम रहेगा, या हाइपरबली की जगह पे क्लाइमेक्स जो भी डालना है वो डाल लीजिएगा। इज अ फिगर ऑफ स्पीच इन विच, यहाँ तक तो सेम रहेगा। अब यहाँ पे एक वर्ड याद रखना है, एग्जरेटेड। ठीक है, यहाँ पे एग्जरेशन। ठीक है, तो एग्जरेशन फॉर द सेक ऑफ मेकिंग ग्रेटर, किसी चीज़ को बड़ा दिखाने के लिए या छोटा दिखाने के लिए, या बेटर या वर्स्ट इंप्रेशन देने के लिए उसका हाइपरबली का यूज़ किया जाता है। अब पहला हाइपरबली तो क्लियर हो गया बाबू। अब देखिए अगला पढ़ते हैं क्लाइमेक्स के बारे में। तो देखिए क्लाइमेक्स भी क्या है, एक फिगर ऑफ स्पीच है। ठीक, जिसका यूज़ हम कहाँ करते हैं, वर्ड में, फ्रेज में, क्लाउज में। और वो कैसे करते हैं, आर अरेंज इन असेंडिंग ऑर्डर। कैसे, इंक्रीजिंग इम्पॉर्टेंट के हिसाब से, मतलब बढ़ाते क्रम में, बढ़ते क्रम में जिस चीज़ का हम यूज़ करते हैं किसी वर्ड में, किसी लाइन में हम असेंडिंग ऑर्डर में इस्तेमाल करते हैं ना, बढ़ते क्रम में, तो उसी को बोलते हैं हम क्लाइमेक्स। ठीक है, जैसे कि एग्जांपल से आप लोग को समझ में आएगा। तो देखिए, एट फर्स्ट ही वॉक, देन ही रैन, एट लास्ट ही सिंपली फ्लेव। यहाँ पे बोला जा रहा है कि बढ़ते क्रम में कैसे, देखिए पहले वो क्या किया, चल रहा है, फिर वो क्या किया, दौड़ने लगा, और फिर दौड़ते दौड़ते वो उड़ गया। ठीक है, तो यहाँ पे असेंडिंग ऑर्डर में दिखाया गया, बढ़ते क्रम में, कि पहले वो चला, फिर दौड़ा, और फिर वो उड़ गया। इसी प्रकार अगर दूसरा एग्जांपल देखें तो यहाँ पे क्या बोल रहा है, आई स्माइल, आई लाफ, आई रोर। यहाँ पे बोला जा रहा है पहले मैं मुस्कुराया, कौन वाला मुस्कुराना है, इसको बोलते हैं चवनिया मुस्कान। ठीक है, और उसके बाद क्या बोला जा रहा है, आई लाफ, वो फिर हंसा, हाँ 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 करके, और फिर वो इतना हंसा, खिलखिला के उठा, जोर से हंसा, आई रोर। ठीक है, तो यहाँ पे असेंडिंग ऑर्डर में दिखाया गया बातों को, तो इसको भी बोलते हैं क्लाइमेक्स में लिखा गया ये। इसके बाद क्या है, ही लॉस्ट हिज फैंस, फ्रेंड एंड फैमिली। यहाँ पे तीसरे एग्जाम्पल में क्या लिखा हुआ है, ही लॉस्ट हिज फैंस, क्या किया उसमें, वो पहले अपने फैंस को खोया, फिर वो अपने फ्रेंड को खोया, और फ्रेंड के बाद उसने क्या किया, उसने अपने फैमिली को खोया। तो ये असेंडिंग ऑर्डर में दिखाया गया, पहले वो अपने फैंस को खोया, फिर वो अपने फ्रेंड को खोया, फिर फैमिली को दिखाया खोया। तो इसको कैसे हमको याद करना है, इसको बोलते हैं उत्कर्ष अलंकार हिंदी में। तो देखिए क्लाइमेक्स क्या होता है, क्लाइमेक्स इज अ फिगर ऑफ स्पीच इन विच वर्ड, फ्रेज और क्लॉज क्या किया जाते हैं, अरेंज किए जाते हैं, किसमें, इंक्रीजिंग इंपॉर्टेंस के हिसाब से या असेंडिंग ऑर्डर के हिसाब से। इसको अच्छे से याद करना है आप लोग को, और एग्जाम में आया तो अच्छे से छाप देना है, जय कहते हो, और हाई नंबर तो देवे करेगा। अब चलिए, दो तो क्लियर हो गया, अब देखिए तीसरा पढ़ाते हैं। तो देखिए तीसरा है ऑक्सीमोरन। ऑक्सीमोरन आपकी गेस जब बताए थे, जब हम बताए थे गेस क्वेश्चन 2023 के एग्ज़ाम के लिए, तो उसमें ऑक्सीमोरन हम नहीं बताए थे कि ऑक्सीमोरन इंपॉर्टेंट है, लेकिन पैराडॉक्स को समझने के लिए ये इंपॉर्टेंट है। तो ऑक्सीमोरन के बारे में पढ़ लेंगे तो क्या दिक्कत है। तो ऑक्सीमोरन बाबू ये होता है, तो देखिए ऑक्सीमोरन का मतलब होता है विरोधाभास। इसमें ये बोला जा रहा है कि देखिए, इट इज़ अ फिगर ऑफ स्पीच, क्या है, इट इज़ अ फिगर ऑफ स्पीच, ये फिगर ऑफ स्पीच है, ये एक अलंकार है, इन विच, जिसमें टू अपोजिट आइडियाज़, आइडियाज़ या वर्ड, दो अपोजिट वर्ड आर पुट टुगेदर, दोनों वर्ड या आइडिया होते हैं उसको हमेशा साथ में रखा जाता है, टुगेदर एक साथ रखा जाता है, दो अपोजिट वर्ड या आइडिया को। अब चलिए एग्जांपल से आपको समझाते थे। देखिए यहाँ पे बोला जा रहा है, इट इज़ एन इम्पॉर्टेंट सीक्रेट, कोई चीज़ इंपॉर्टेंट है तो वो सीक्रेट है। सीक्रेट कैसे हो सकता है, रहस्य कैसे हो सकता है, जो खुला है तो यहाँ पे बोला जा रहा है, यहाँ पे दो वर्ड का यूज़ किया जाया गया है, ओपन और सीक्रेट, और दोनों कैसे है, एक दूसरे के अपोजिट है, और दोनों को साथ में यूज़ किया जा रहा है। तो इसीलिए ये कैसे लिखा है, ऑक्सीमोरन फॉर्म में। ठीक है, तो यहाँ पे बोला जा रहा है, इट इज़ एन ओपन सीक्रेट आइडिया, क्या है, ओपन सीक्रेट आइडिया। तो यहाँ पे ओपन है तो सीक्रेट नहीं हो सकता, सीक्रेट है तो ओपन नहीं हो सकता, लेकिन ये तो एक वर्ड है, सही है, एक लाइन तो है, सेंटेंस तो है बना हुआ यहाँ पे, इट इज़ एन ओपन सीक्रेट, कहते हैं ना कि ये एक खुला रहस्य है। तो जब ये दोनों वर्ड एक साथ यूज़ होंगे तो उसी को बोलते हैं ऑक्सीमोरन में लिखा गया। अब देखिए, द कमेडियन वाज सीरियसली फ़नी, कोई चीज़ सीरियस है बाबू तो फ़नी कैसे हो सकता है, और जो फ़नी है वो सीरियस कैसे हो सकता है। दोनों वर्ड एक दूसरे के अपोजिट है लेकिन एक साथ यूज़ हुआ है, इसलिए इसको बोलेंगे ऑक्सीमोरन में यूज़ हुआ है। इसके बाद बोला जा रहा है, लाइफ इज़ अ बिटर स्वीट, अब कोई चीज़ कड़वा है तो वो मीठा कैसे हो सकता है, और मीठा है तो फिर कड़वा कैसे हो सकता है। लेकिन यहाँ पे ऑक्सीमोरन का यूज़ करते हुए दोनों चीज़ को एक साथ यूज़ किया है, और इसका मतलब क्या निकलता है कि ज़िंदगी जो है वो कड़वा भी और मीठा भी है। ठीक है, तो ऑक्सीमोरन में क्या होता है, ये एक फिगर ऑफ स्पीच है जिसमें हम किसी भी अपोजिट वर्ड को, दो अपोजिट वर्ड को साथ में रख के यूज़ करते हैं। ठीक है, अब इसको ऑक्सीमोरन को याद कैसे कर रखेंगे, तो एक बस याद रखिएगा और उसके बाद लिख देना है, बस अपोजिट वर्ड याद रखिएगा कि दो अपोजिट वर्ड हो गए जो कि एक साथ यूज़ होंगे। अब ठीक है, तीन तो क्लियर हो गया, पहला हाइपरबोली, दूसरा क्लाइमेक्स और ऑक्सीमोरन।
अब इसके बाद पैराडॉक्स के बारे में बात करते हैं। तो देखिए पैराडॉक्स, अब पैराडॉक्स होते क्या है, तो देखिए पैराडॉक्स का भी मतलब होता है विरोधाभास। अब पैराडॉक्स होते क्या है, तो ये एक स्टेटमेंट होता है, कोई लाइन है, जैसे कि यहाँ पे नीचे दिया गया है एक स्टेटमेंट है, ठीक है। अब एक स्टेटमेंट का कंटेंट कितना करता है, 2 पार्ट्स, इसमें कंसिस्टिंग 2 पार्ट्स होते हैं, 2 पार्ट्स होंगे हर चीज़ की। तो 2 पार्ट्स होंगे, चाहे वो पैराग्राफ में हो, चाहे वो सेंटेंस में हो, चाहे स्टेटमेंट में हो, किसी भी चीज़ में उसके 2 पार्ट होंगे। और जिसमें 2 पार्ट होंगे तो उसमें क्या होगा, दैट सीम टू मीन, और उसका मीनिंग क्या होगा, अपोजिट ऑफ ईच अदर। यहाँ पे 2 पार्ट होंगे और दोनों का मीनिंग क्या होगा, एक दूसरे के अपोजिट होगा, लेकिन वहाँ प्रोड्यूस क्या करेंगे, एक फैक्ट, एक ट्रूथ को मतलब प्रोड्यूस करेंगे, दिखाएंगे। जैसे कि एग्जांपल से आपको समझाते हैं। यहाँ पे बोला जा रहा है कि सेव मनी बाय स्पेंडिंग इट। यहाँ पे पहले क्या बोल रहा है कि सेव मनी, एक स्टेटमेंट हो गया, यहाँ एक बात हो गई, यहाँ पे सेव मनी बोल रहा है करने का, उसके बाद स्पेंडिंग इट। अगर हम किसी चीज़ को स्पेंड करेंगे तो फिर सेव कैसे करेंगे, अगर हम पैसे को स्पेंड ही कर दिए तो फिर सेव करेंगे कैसे। तो यहाँ पे एक बात समझने लायक है, देखिए यहाँ पे ये किस चीज़ में पैराडॉक्स में यूज़ हुआ है। अब पैराडॉक्स हमेशा पॉजिटिव दिखाता है या फिर फैक्ट या ट्रूथ को बताता है। तो ये बात लाइन पहली बात में समझ में नहीं आता है, लेकिन अगर इसको गौर से देखिएगा तो एक चीज़ यहाँ पे बोला जा रहा है, सेव मनी बाय स्पेंडिंग इट। मतलब हमारे पास पैसे है तो पहले हम उसको स्पेंड करेंगे किसी अच्छे चीज़ पे, स्टॉक में लगा सकते हैं, किसी एफडी में कर सकते हैं, किसी चीज़ में कर सकते हैं, और वहाँ से जो प्रॉफिट आए उसको, उस पैसे को हम सेव कर सकते हैं आगे के लिए। तो यहाँ पे अच्छे से बात बोला जा रहा है कि यहाँ पहले सेव करने के लिए आपको स्पेंड करना चाहिए एक अच्छी जगह पे, और वहाँ पे जो आपका फ़ायदा हो उसके बाद सेव करना चाहिए। इसी के साथ यहाँ पे क्या बोला जा रहा है, डू द थिंग यू थिंक यू कैन नॉट डू। तुम्हें वही करना चाहिए जो तुम नहीं कर सकते हो। तुम जो नहीं कर सकते तो हमें लगता है तुम्हें वही करना चाहिए। तो इससे क्या होगा, पहली बात तो किसी भी पैराडॉक्स का जो लाइन होता है उसको पहली नज़र में समझ में नहीं आता है, तो ये याद रखना है। और इसके 2 पार्ट होंगे और दोनों एक दूसरे के अपोजिट मीनिंग प्रोड्यूस करेंगे, लेकिन ये जो भी प्रोड्यूस जो करेगा वो हमेशा ट्रूथ को या एक फैक्ट को प्रोड्यूस करेगा। तो यहाँ पे इसका फैक्ट क्या है, तो डू द थिंग यू थिंक यू कैन नॉट डू। तुमको वही करना चाहिए जो तुम नहीं कर सकते। इससे क्या होगा, तुम वो चीज़ सीख जाओगे। मान लीजिए आपको स्विमिंग नहीं आती है और आप डरते हैं, तो आपको आती नहीं है, तो आप जब तक कूदेंगे नहीं डर की वजह से, तो आप कैसे सीख पाएंगे। तो इसलिए बोला जा रहा है जो चीज़ आप नहीं कर सकते तुम्हें वही चीज़ बार बार करनी चाहिए ताकि वो आप सीख जाओ। तो आप स्विमिंग में एक बार गिरेंगे दिक्कत होगा, फिर धीरे धीरे आप करते रहेंगे तो आप सीख जाइएगा। तो यही बात इसमें बोला जा रहा है, यहाँ पे एक फैक्ट ट्रूथ को बताया है। इसी प्रकार यहाँ पे बोला जा रहा है, आई मस्ट बी क्रूल ओनली बी काइंड। क्या बोला जा रहा है, आई मस्ट बी क्रूल ओनली बी काइंड। अगर तुम्हें दयालु बनना है तो तुम्हें पहले क्रूल होना पड़ेगा, कठोर होना पड़ेगा। जैसे किसी भी मूवी में बताया जाता है, कोई भी अच्छा हीरो एक पॉजिटिव दिखाता है तो वहाँ पे एक विलन भी होता है, और विलेन के साथ तो क्या बोलते हैं, एक्टर जो रहते हैं, हीरो जो रहते हैं, उसको उसके साथ क्रूल बिहेव करना पड़ता है, उसको मारना पड़ता है क्योंकि वो गलत रहता है। तो किसी के लिए गलत बनना पड़ता है, तो किसी के लिए वो दयालु भी होता है। तो यहाँ पे एक दूसरे के अपोजिट वर्ड यूज़ हुआ है, लेकिन ये फैक्ट बताता है, एक सच्चाई बताता है कि किसी के लिए अगर तुम्हें क्रूल बनना है तो पहले काइंड बनना पड़ेगा, फिर पहले काइंड बनना है तो क्रूल बनना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ पे चौथा में क्या बोला जा रहा है, इफ़ यू डोंट रिस्क एनीथिंग यू रिस्क एवरीथिंग। क्या बोला जा रहा है, अगर तुम रिस्क नहीं ले सकते कि एनीथिंग कहीं पे, तो वहाँ पे बोला जा रहा है यू रिस्क एवरीथिंग। हमेशा तुम रिस्क में रहोगे अगर तुम रिस्क लेना नहीं जानते हो। तो देखो यहाँ पे क्या, पहली बात तो समझ में नहीं आता है धीरे धीरे, लेकिन अगर अच्छे से आप देखोगे तो समझ में आएगा। मान लीजिए यहाँ पे आप साइबर कैफ़े का कहीं पे दुकान खोले हुए हैं ऑनलाइन करने का, और वहाँ पे ऑनलाइन करने का मान लीजिए दुकान खोले हुए हैं। अब वहाँ पे आप इम्प्रूवमेंट ही नहीं कर रहे हैं, वहाँ पे इम्प्रूवमेंट ही नहीं कर रहे हैं, वहाँ पे कुछ और नहीं बढ़ा रहे हैं। तो मान लीजिए वहाँ पे एक नया कंपटीटर आपका खड़ा हो गया, तो आप तो रिस्क में आ गए। आप जानते थे कि आप मेरा 20,000 रुपया आ रहा है, 30,000 रुपया आ रहा है, अब हमको करने की क्या ज़रूरत है, आराम से चलने देते जैसे चलने देते हैं। लेकिन वहाँ पे दूसरा दुकान खुल गया था, आपका जो बिज़नेस है रिस्क में आ जाएगा। तो इसीलिए बोला जा रहा है, इफ़ यू डोंट रिस्क एनीथिंग, अगर आप रिस्क ही नहीं लेते हैं तो आप रिस्क में हैं हमेशा। ठीक है, तो यहाँ पे रिस्क लेना भी ज़रूरी है। तो यहाँ पे एक पॉजिटिविटी दिखाया है, एक ट्रुथ दिखाया है। ठीक है, अब देखिए अगला लाइन में आप बात करते हैं तो देखिए 4 हो गया आपका, हाइपरबली हो गया, क्लाइमैक्स हो गया, और उसके बाद क्या हुआ आपका, ऑक्सीमोरोन हो गया और पैराडॉक्स हो गया। अब इसके बाद बात करें तो स्पेंसरियन स्टेंजा। देखिए स्पेंसरियन स्टेंजा के बारे में मैं अच्छे से बता चुका हूँ, डिटेल में 10 मिनट का वीडियो बना चुका हूँ, और वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। और स्पेंसरियन स्टेंजा का जो है आपका एक प्लेलिस्ट है, द ईव ऑफ सेंट इंग्लिश, मेरे चैनल पे, उसमें आपका लेक्चर 2 जो है स्पेंसरियन स्टेंजा पर डिटेल में बनाया गया है, तो उसको आपको अच्छे से देखना है।
लेकिन इसमें हमको जैसे 2.5 मार्क्स के हिसाब से कवर करने हैं तो उसको अच्छे से कर लेते हैं। तो इसको देखिए, इट इज़ अ स्टेंजा ऑफ 9 लाइन। ये कितना लाइन का स्टेंजा होती है? स्पेंसरियन स्टेंजा हमेशा 9 लाइन की होती है। जैसे कि हम लोग जानते हैं द ईव ऑफ सेंट एग्नेस में जितने भी स्टेंजा लिखे गए हैं स्पेंसरियन स्टेंजा लिखे गया है, जो कि 9 लाइनों की होती है। इट वाज इन्वेंटेड बाय एडमंड स्पेंसर। और ये स्पेंसरियन स्टेंजा नाम कैसे रखा गया? एडमंड स्पेंसर द्वारा ये इन्वेंट किया गया, ठीक है। तो एडमंड स्पेंसर के नाम पर ही इसको स्पेंसरियन स्टेंजा बोला जाता है। फॉर हिज एपिक पोएम द फेरी क्यून। और इसको सबसे पहले बार यूज़ किया गया था या तो फेरी क्यून जो पोएम है उसमें, ठीक है, द फेरी क्यून में किया गया था। उसके बाद बोला जा रहा है 8 लाइन्स इज आयम्बिक पेंटामीटर और फॉलोड बाय अ सिंगल एलेक्जेंड्रियन, और उसके बाद लाइन इज आयम्बिक हेक्सामीटर। क्या बोला जा रहा है यहाँ पे? 8 लाइन जो होते हैं इसमें आयम्बिक पेंटामीटर में होते हैं। अब आप बोलिएगा आयम्बिक पेंटामीटर होते क्या है, तो इसको मैं अच्छे से समझाया हूँ वही लेक्चर में, द ईव ऑफ सेंट एग्नेस के सेकेंड लेक्चर में, ठीक है। आप जाइएगा प्लेलिस्ट में, आपको मिल जाएगा, या आप सर्च कीजिएगा तो मिल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बोलता है? 8 लाइन जो होते हैं ऊपर के वो आयम्बिक पेंटामीटर में होते हैं, और उसके बाद 1 लाइन जो होता है वो आयम्बिक हेक्सामीटर में होता है, ठीक है। तो ये दोनों बात आपको उसमें जाके समझ में आएगा। और इसकी राइमिंग स्कीम जो होती है क्या होती है? राइमिंग स्कीम वो होती है ए बी बी सी बी सी सी। अब ये सारे कुछ क्या होते हैं तो उसी वीडियो में आपको मिलेगा। तो इसी के साथ हमारे 4-5 कंप्लीट होते हैं। अब 6 और करना है। तो पहला होता है हाइपरबली, दूसरा होता है क्लाइमैक्स, तीसरा होता है ऑक्सीमोरन, और चौथा होता है पैराडॉक्स, और 5वां हमारा कवर हो गया स्पेंसरियन स्टेंजा। तो देखिए इस सब को अच्छे से आपको इसको अच्छे से नोट्स बनाने लिखने हैं और इसको अच्छे से पढ़ने हैं, ठीक है। इसके बाद जो सेकंड वीडियो आएगी तो उसमें आपका सारा का सारा लिटरेचर कवर कर दिया जाएगा। तो देखिए अब इसको इसे ये सारा कुछ तो कवर हो गया, लेकिन इसमें एक बात और बताना ज़रूरी है। तो देखिए अगर आप व्हाट्सअप ग्रुप में नहीं जुड़े तो आप ग्रुप में जुड़ जाइए, क्योंकि आपको उसके लिए कोई भी पेमेंट करना नहीं है, ठीक है। आप बस इस नंबर पे व्हाट्सअप कीजिएगा और उसको बोलिएगा ग्रुप में जोड़ देने के लिए, तो उसमें जुड़ जाएगा। इसमें सारे कुछ आपको प्रोवाइड किए जाते हैं, जितने भी क्लास नोट्स होते हैं, जैसे अभी क्लास करवाएं तो ये सारे नोट्स आपको उसी पे मिल जाएंगे, ठीक है। इसके साथ साथ जितने भी इंपॉर्टेंट चीज़ें होती है सारा कुछ आपको उसी पे प्रोवाइड की जाती है। तो आप इस नंबर पे मैसेज करके आप ग्रुप में जुड़ सकते हैं, ठीक है। इसी के साथ आप लोग मस्त रहिए, व्यस्त रहिए और अपने पढ़ाई में भी ज़बरदस्त रहिए। तो चलिए अगले वीडियो में मिलते हैं।